कभी सोचा है एक ऐसी खेती के बारे में जो किसानों को अमीर तो नहीं बनाती बल्कि उनकी अपनी ही जमीन को बंजर कर देती है, उनकी जिंदगी को कर्ज में डुबो देती है। आज की कहानी एक ऐसे ही जुल्म की है और उसके खिलाफ एक अनोखी बिल्कुल नई लड़ाई की। आज हम बात करने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह की। देखिए, ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था। ये भारत की जमीन पर गांधी जी के सबसे बड़े हथियार यानी सत्याग्रह का पहला बड़ा और सफल प्रयोग था। एक ऐसा आंदोलन जिसने आज़ादी की लड़ाई की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। तो चलिए इस पूरी कहानी को इन 6 हिस्सों में समझते हैं। पहले देखेंगे कि ये नील का दाग आखिर था क्या, फिर मिलेंगे एक जिद्दी किसान से, जानेंगे कि कैसे हुआ सत्याग्रह का पहला प्रयोग, और फिर अहिंसक टकराव, और कैसे मिली एक ऐतिहासिक जीत, और आखिर में इस आंदोलन ने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी। तो शुरू करते हैं कहानी की जड़ से। जड़ में था एक रंग, नीला रंग, जिसने चंपारण के हजारों किसानों की जिंदगी को पूरी तरह से बेरंग कर दिया था। यही था वो नील का दाग। ये सब हो रहा था एक सिस्टम की वजह से जिसका नाम था तिनकठिया प्रणाली। अब ये क्या बला थी, जरा सोचकर देखिए। आपकी अपनी जमीन है, लेकिन आपको हुक्म दिया जाता है कि उसके सबसे उपजाऊ हिस्से पर आपको नील उगाना पड़ेगा। एक ऐसी फसल जिससे ना आपका पेट भरता है ना आपके परिवार का, उल्टा वो आपकी जमीन का सारा दम खींचकर उसे बंजर बना रही है। यही थी तिनकठिया प्रणाली। हर 20 कट्ठे जमीन में से 3 कट्ठे पर जबरन नील की खेती का एक जालिम कानून। यहाँ देखिए, ये पूरा सिस्टम बिल्कुल एक तरफा था। एक तरफ थे किसान जिन्हें मिलता था ना के बराबर मुनाफा, बंजर होती जमीन और बढ़ता हुआ कर्ज, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज बागान मालिक जिनके पास था सस्ता मजदूर, कानून का साथ और जबरदस्त मुनाफा ही मुनाफा। मतलब मेहनत किसान की और तिजोरी अंग्रेजों की। यह न्याय नहीं तो और क्या था। सालों से ये शोषण चल रहा था। आवाजें भी उठ रही थीं, पर बिखरी हुई थीं। उन्हें एक साथ लाने वाले, एक दिशा देने वाले की जरूरत थी। और वो दिशा दिखाई एक ऐसे किसान ने जिसे हम कह सकते हैं एक जिद्दी किसान। ये शब्द खुद महात्मा गांधी के हैं। किसके लिए? राजकुमार शुक्ल के लिए। शुक्ल चंपारण के एक आम अनपढ़ किसान थे, लेकिन उनकी जिद, उनका निश्चय बिल्कुल भी आम नहीं था। वो महीनों तक गांधी जी के पीछे पड़े रहे। लखनऊ से कानपुर, कानपुर से उनके आश्रम तक सिर्फ एक ही रट थी कि गांधी जी एक बार चंपारण चलें और किसानों का दर्द अपनी आंखों से देखें। और राजकुमार शुक्ल की इसी जिद ने काम कर दिखाया। अप्रैल 1917 में गांधी जी बिहार पहुंचे। उन्होंने तय किया कि वो खुद हालात को समझेंगे, लोगों से मिलेंगे, और बस यहीं से भारत के इतिहास का एक नया पन्ना खुलने वाला था। गांधी जी चंपारण तो आ गए, लेकिन उनका तरीका नारेबाजी या विरोध प्रदर्शन का नहीं था। यहाँ भारत में पहली बार उनके सबसे ताकतवर हथियार सत्याग्रह का असली परीक्षण होना था। तो गांधी जी का सत्याग्रह हमेशा सच और तथ्यों पर टिका होता था। इसलिए उन्होंने आते ही कोई आंदोलन नहीं छेड़ा, बल्कि एक जांचकर्ता की तरह पूरी सच्चाई का पता लगाने के लिए एक बहुत बड़ी पड़ताल शुरू कर दी। और ये कोई छोटी मोटी जांच नहीं थी। ये आंकड़ा देखिए, 7,000 से ज्यादा किसानों के बयान दर्ज किए गए। गांधी जी और उनकी टीम, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग भी शामिल थे, वो गांव-गांव घूमे। सोचिए, उन हजारों किसानों के बारे में जिन्हें शायद जिंदगी में पहली बार कोई उनकी बात, उनका दर्द सुनने आया था। उनका हर एक बयान एक सबूत बनता जा रहा था। जैसे जैसे सच सामने आ रहा था, अंग्रेजी हुकूमत की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और फिर वो हुआ जिसका उन्हें डर था, एक सीधा टकराव। लेकिन इस टकराव में हथियार नहीं थे, हिंसा नहीं थी। जरा देखिए कि घटनाएं कितनी तेजी से घटी। 15 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी पहुंचे। ठीक अगले दिन 16 अप्रैल को अंग्रेजों ने उन्हें जिला छोड़कर चले जाने का नोटिस थमा दिया। लेकिन 18 अप्रैल को गांधी जी ने उस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। यहीं से भारत में सविनय अवज्ञा की नींव पड़ी। उनके एक कदम ने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। गांधी जी का ये जवाब इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने बहुत शांति से कहा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, कानून न मानने की जो भी सजा है वो भुगतने के लिए तैयार हूं। उनके इस एक वाक्य ने मानो जादू कर दिया। हजारों लोग, किसान, मजदूर, सब उनके पीछे आके खड़े हो गए। जनता का इतना बड़ा समर्थन और गांधी जी का ये अटल निश्चय, इसके सामने आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत को झुकना ही पड़ा। ये एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत थी।
मजबूर होकर सरकार ने एक जांच समिति बनाई और गांधी जी को भी उसका सदस्य बनाया गया। उस समिति ने माना कि हाँ, तिनकठिया प्रणाली वाकई में गलत है, ये शोषण है, और फिर इसी समिति की सिफारिशों पर चंपारण कृषि अधिनियम 1918 पास हुआ। इस एक कानून ने उस जालिम प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, किसानों से जो पैसा अवैध तरीके से वसूला गया था, उसका भी एक हिस्सा उन्हें वापस मिला। और सबसे कमाल की बात क्या थी? ये सब हासिल हुआ बिना एक भी लाठी चलाए, बिना खून का एक भी कतरा बहाए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि अहिंसा में, शांतिपूर्ण विरोध में कितनी बड़ी ताकत छिपी है। एक सदी पुरानी शोषण की पूरी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका गया था। चंपारण की कहानी सिर्फ नील की खेती के खत्म होने पर पूरी नहीं होती। इस आंदोलन ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने भारत के आने वाले कल को एक नई शक्ल दी। ये सत्याग्रह की पहली बड़ी जीत थी। इसी जीत ने गांधी जी को एक आम नेता से पूरे देश का एक राष्ट्रीय नेता बना दिया। यहीं से राजेंद्र प्रसाद और आचार्य कृपलानी जैसे बड़े बड़े नेता भी उभरकर सामने आए। और सबसे जरूरी बात, इसने आज़ादी की लड़ाई को सिर्फ बड़े शहरों से निकालकर गांव-गांव तक पहुंचा दिया। गांधी जी का सपना सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पाना नहीं था, वो स्वराज की बात करते थे, यानी आत्मनिर्भरता की। इसीलिए चंपारण में उन्होंने सिर्फ आंदोलन नहीं किया, बल्कि वहां के बच्चों के लिए स्कूल खोले, लोगों को साफ सफाई का महत्व समझाया। आज चंपारण सत्याग्रह को 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। उस आंदोलन ने किसानों को नील की खेती से तो आजाद करा दिया, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं खड़ा है। क्या आज का चंपारण उन सभी सामाजिक और आर्थिक परेशानियों से आजाद हो पाया है जिन्हें गांधी जी खत्म करना चाहते थे? क्या उनके स्वराज का सपना वहां सच में पूरा हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर तलाशना है।